हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे मैं सुमन बीजल, आपका DSSB PGT इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। मैराथन्स हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। अभी आपके 2 सेशंस मैराथन से हो चुके हैं। ये मैराथन की PDF आपको मेरी वेबसाइट vidwan.in के स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप PDF ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे जाके ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। आज के पहले क्वेश्चन पे आइए। इन जॉन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी बोसोला फंक्शंस मेनली एज। किस तरीके से बोसोला यहाँ पे आपका प्राइमरीली फंक्शन करता है। सो बोसोला जो है यहाँ पे ही इज अ मॉल कंटेंट ऑब्जर्वर एंड एजेंट। तो जॉन वेबस्टर का वर्क है ये द डचेस ऑफ माल्फी, और ये एक डार्क ट्रेजेडी में कंसिडर किया जाता है। एंड इट वॉज रिटन बिटवीन 1613-14 के बीच में इसको लिखा गया था। और बोसोला जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो एक मॉल कंटेंट बोले तो एक बहुत ही डिससेटिस्फाइड, है ना, बिटर, एक बहुत सिनिकल ऑब्जर्वर है जो कोर्ट के करप्शन को बहुत ही क्लोजली देखता है। इनिशियली में तो वो क्या होता है, वो एक आपका फर्डिनेंड एंड कार्डिनल के जो एजेंट है उसकी तरह वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है। बट देन लेटर ही पार्टिसिपेट्स इन द मर्डर एज वेल। वो मर्डर में भी इन्वॉल्व होता है। सो बोसोला आपका रिवेंज, गिल्ट और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट के साथ में गुजर देन, इसको आप यहाँ पे इसके साथ में मेंशन करेंगे। इन बेन जॉनसन्स वॉल्पोन, द नेम वॉल्पोन लिटरली सजेस्ट। क्या सजेस्ट करता है बेन जॉनसन में वॉल्पोन आपका यहाँ पे लिटरली? तो ये जो है ये आपका बेन जॉनसन का कॉमेडी में आता है आपका वॉल्पोन। सो वॉल्पोन वॉज रिटन इन द ईयर 1606 में लिखा गया था। और वॉल्पोन का नाम आपका इटालियन वर्ड वॉल्प से आया है, जिसका मतलब होता है फॉक्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपके नेट में पूछा जा चुका है, TGT में बहुत पहले पूछा जा चुका है। सो वॉल्पोन एक क्लेवर, ग्रीडी और लालची फॉक्स है, उसकी तरह बिहेव करता है। वो अपनी डेथ का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनके गिफ्ट्स लेता है यहाँ पे। तो ये कैरेक्टर का जो नाम है उसके एनिमल नेचर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वॉल्चर वल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, कॉर्बैक्शियो क्रो को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए यहाँ पे। इन द अल्केमिस्ट सटल, फेस एंड डॉल कॉमनली आर यूनाइटेड मेनली बाय। कौन इनको आपके यूनाइट करता है यहाँ पे, किस तरीके से ये यूनाइट होते हैं एक साथ में? अगेन अल्केमिस्ट किसका वर्क है? इट इज ऑल्सो रिटन बाय बेन जॉनसन ओनली, उन्हीं का वर्क है बेन जॉनसन का। यहाँ पे 1610 में इसको लिखा गया था। और ये तीनों के तीनों एक आपके एक चोरी और फ्रॉड का गैंग बनाते हैं। और ये एक स्कीम के चलते यहाँ पे तीनों इकट्ठे होते हैं, स्कीम ऑफ फ्रॉड एंड डिसेप्शन को चलते यहाँ पे। तो फेस जो है वो घर का सर्वेंट होता है, सटल फेक डॉक्टर बन जाता है, अल्केमिस्ट बन जाता है यहाँ पे, और डॉल उनका पार्टनर होता है। और ये तीनों मिलकर लंदन के जो लालची लोग हैं उनको बेवकूफ बनाने का बहुत बड़ा स्कीम चलाते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। विच रिस्टोरेशन कॉमेडी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर मीराबेल? नाम सुनते ही पता होना चाहिए मीराबेल कहाँ पे देखने को मिलता है आपको। सो मीराबेल आपको द वे ऑफ द वर्ल्ड में देखने के लिए मिलेगा। किसका वर्क है ये वर्क है आपका विलियम कॉनग्रीव का वर्क है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे रिस्टोरेशन कॉमेडी का मास्टरपीस इसे कंसिडर किया जाता है। कब लिखा गया था? 1700 में लिखा गया था। और ये मीराबेल एक विटी इंटेलिजेंट जेंटलमैन है जो मिलामैन से शादी करना चाहता है। सो प्ले में मीराबेल और मिलामैन के बीच एक आपका बहुत फेमस सीन है जिसको रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये कौन सा सीन है? प्रोविजो सीन। इसको लेके भी क्वेश्चन आ जाता है कि दिस सीन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। तो आपको याद रखना कि द वे ऑफ द वर्ल्ड में ये सीन आता है आपका, ठीक है। द कंट्री वाइफ आपका विचर्ली का वर्क है। किनका है यहाँ पे? ये विलियम विचर्ली का वर्क है। देखो ये सारे ऑप्शंस को रिवाइज करते रहा करो, फटाफट आ जाए इसमें। ये उमर का प्ले आ गया आपका। मैन ऑफ मोड किसका वर्क है? ये आपका इथर्ज का वर्क है यहाँ पे। शी स्टूप्स टू कन्क्वायर, ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ का सेंटिमेंटल कॉमेडी है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस एक बार आप रिवाइज करेंगे। हॉर्नर इज अ मेजर कैरेक्टर इन, कहाँ पे देखने को मिलेगा ये हॉर्नर जो मेन कैरेक्टर है आपका यहाँ पे? सो अगेन ये जो हॉर्नर है यहाँ पे विलियम विचर्ली का वर्क है द कंट्री वाइफ। ये इनको देखने के लिए मिलेगा आपको ये कैरेक्टर आपका यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो वर्क है कंट्री वाइफ, इट वाज रिटन व्हेन? इट वाज रिटन इन द ईयर 1675 में। और ये होमर एक क्लेवर वुमनाइजर है, रेक जिसे बोला जाता है। सो वो एक रूमर फैलाता है कि वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट जब वो फैलाता है तो जो वहाँ के मेल लोग होते हैं सोसाइटी के, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि उनकी वाइफ इसके साथ में फ्रेंडली घूम रही है नहीं घूम रही है, ठीक है। और ये क्यों रही है? ये फैलाता है अपना रूमर ताकि मैरिड वुमेन उसके पास आसानी से जा सके। सो ये प्ले में आपको सेक्स, जेलिसी और हिपोक्रेसी का एक आपको शार्प सटायर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हॉर्नर, ये सेम ही आ गया आपका क्वेश्चन।
इन शेरिडन्स द स्कूल फॉर स्कैंडल द स्क्रीन सीन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिवील्स, क्या है ये स्क्रीन सीन आपका, क्या आपका रिवील करता है स्क्रीन सीन यहाँ पे आपका, तो ये जो स्क्रीन सीन है यहाँ पे इट रिवील्स जोसेफ सरफेस हिपोक्रेसी। रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, इनका पूरा नाम है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, स्कूल फॉर स्कैंडल उन्होंने लिखा था और इस वर्क को इन्होंने 1777 में पब्लिश किया था। और ये जो सीन है कहाँ पे आता है ये स्क्रीन सीन, ये आपके एक्ट 4 में आ जाएगा आपको ये देखने के लिए, सबसे फेमस और ड्रामेटिक मोमेंट है। तो जोसेफ जो है वो जोसेफ सरफेस एक हिपोक्रेट है और वो बाहर से तो मॉरल और वर्चुअस दिखने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे वो छुपकर लेडी टीजल को सीड्यूस कर रहा होता है। तो जब सर पीटर वहां पे आ जाते हैं तो स्क्रीन गिरने पर उसकी असली हिपोक्रेटिकल नेचर एक्सपोज हो जाती है। तो ये सीन प्ले का सेंट्रल थीम है, स्कैंडल और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को यहाँ पे शो कर रहा है ये, ठीक है। इन गिरीश कर्नाड्स तुगलक द शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट मैराथन में यहाँ पे कि ये कैपिटल कहाँ शिफ्ट की गई थी, तो ये दिल्ली से दौलताबाद में की गई थी यहाँ पे आपका। सो दिस सिंबलाइजेस व्हाट, क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो ये एक विजनरी आइडियलिज्म टर्निंग इनटू पॉलिटिकल डिजास्टर को सिंबलाइज कर रहा है। तुगलक आपका 1964 में लिखा गया था और ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का एक विजनरी आइडियलिस्ट है, ठीक है। तो आप इसको लेकर यहाँ पे बात करेंगे, तो ये आइडियलिस्ट डिसीजन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनकी वजह से यहाँ पे ये कंप्लीट एक पॉलिटिकल डिजास्टर बन जाता है। तो ये प्ले क्या है, ये एक आपका आइडियलिज्म और पॉलिटिकल रियलिटी का क्लैश दिखाया है इस प्ले में आपका, ठीक है। महेश दत्तानी तारा, प्राइमरीली क्रिटिक्स, क्या क्रिटिक कर रहा है यहाँ पे महेश दत्तानी का तारा आपका यहाँ पे, तो ये क्रिटिक है आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विद इन द फैमिली को लेके। तो ये प्ले महेश दत्तानी ने 1990s में इसको लिखा था यहाँ पे। और ये एक दो ट्विंस हैं जो एक साथ जुड़ी होती है जिन्हें कॉन्जॉइंट बोलते हैं आप यहाँ पे, तो उनकी स्टोरी है। तो ये कौन था इसका ट्विन, चंदन और तारा की यहाँ पे ये स्टोरी है और उनकी कहानी है। तो डॉक्टर और फैमिली, स्पेशली जो उनके फादर होते हैं, तो वो क्या है अपने लड़के चंदन को प्रेफर करते हैं और जो लड़की है तारा उसको हेल्दी लेग को चंदन को दे देते हैं। सो प्ले में जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन विद इन द मॉडर्न इंडियन फैमिली का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिटिसिज्म दिखाया गया है। ये दिखाया है कि लड़के को कितना कम वैल्यू लड़की को कितनी कम वैल्यू दी जाती है लड़के के कंपैरेटिवली, इवन एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली में भी। इन हैरोल्ड पिंटर्स ड्रामा द फ्रेज कॉमेडी ऑफ मिनेज, हमेशा हैरोल्ड पिंटर को आप कॉमेडी ऑफ मिनेज के साथ में एसोसिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके साथ में रेफर किया गया है, सो कॉमेडी ऑफ मिनेज वो कॉमिक सिचुएशंस है विच आर चार्ज्ड विद हिडन थ्रेट, मतलब पूरा सब कुछ चल रहा होता है यहाँ पे आपका ना, आपको देखने को लगेगा कि बड़ा कॉमेडी सीन चल रहा है, लेकिन यू नो कि पीछे कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है। सो उनके प्लेस हो गए, बर्थडे पार्टी हो गया, केयर टेकर हो गया, इनको कॉमेडी ऑफ मिनेज का एग्जांपल माना जाता है। तो इसमें सरफेस पर सिचुएशंस बड़ी फनी और एब्सर्ड लगती है, बट अंदर हिडन थ्रेट है, टेंशन और डेंजर आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फील होता रहेगा, कैरेक्टर स्ट्रगल कर रहे होते हैं यहाँ पे। जिमी पॉटर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ, जिमी पॉटर, नाम सुनते जिमी पॉटर का आप यहाँ पे सीधे मार्क कर देंगे लुक बैक इन एंगर, और आप ये वर्क को एंग्री यंग मैन मूवमेंट के साथ में एसोसिएट करेंगे। ये आपका जॉन ऑसबॉर्न का वर्क है यहाँ पे आपका। एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड, इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1956। ये एक एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड एजुकेटेड मिडिल क्लास वर्किंग क्लास का यंग मैन है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन के क्लास सिस्टम का इमोशनल स्टैग्नेशन उसके अगेंस्ट का जो गुस्सा है उसको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड गेम सैमुअल बेकेट का वर्क है, इसमें कौन से कैरेक्टर्स मिल जाएंगे आपको एंड गेम में, एंड गेम में तो हैम और क्लॉव है यहाँ पे आपके, तो ये भी पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंड गेम सैमुअल बेकेट का सिर्फ थिएटर ऑफ एब्सर्ड ही आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आ सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्ट्रीट कार नेम डिजायर, ये किसका वर्क है, तो ये आपका टेनेसी विलियम्स का वर्क है यहाँ पे आपका, ठीक है। वेटिंग फॉर गोडो के अलावा एंड गेम भी आप पढ़ लेना यहाँ पे आपका, इसमें ब्लांच डुबुई आपका जो कैरेक्टर है वो आ जाएगा, ठीक है। मैन एंड सुपरमैन किसका वर्क है, जी.बी. शॉ का वर्क है आपका यहाँ पे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड एन एग्जाम फेवरेट, तो ये इंटेलेक्चुअल कॉमेडी है, गॉट इट। इन अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर ब्लांच डुबुई इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद, किसके साथ में डुबुई को यहाँ पे स्ट्रांगली एसोसिएट किया गया है, सो ही इज एसोसिएटेड विद द इल्यूजन एंड साइकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी। तो टेनेसी विलियम्स का मास्टरपीस है, और कब पब्लिश हुआ था ये मास्टरपीस, 1947 में। तो ये ब्लांच डुबुई जो है ये एक आप बोल सकते हो एक फेडेड
सदन बेल है जो अपने फैंटेसीज में जीता है ना, मतलब जीती है यहाँ पे। सो ये क्या है, ये अपनी रियलिटी से भागती है और अपनी मेंटल वीकनेस को छुपाती है यहाँ पे। तो प्ले में वो हमेशा एक चीज बोलती रहती है कि दैट आई हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो ये एक आपके रियलिटी और एनिमल फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है इस वर्क में। इन सैमुअल बेकेट्स एंड गेम द ड्रामेटिक वर्ल्ड चीफली प्रेजेंट्स, क्या प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ के ड्रामेटिक वर्ल्ड में यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट हो रहा है एब्सर्ड स्टैटिस एंड एक्सॉशन को लेके। सो एंड गेम वॉज पब्लिश्ड 1957 में किया था और वेटिंग फॉर गॉडर 53 में किया था, ठीक है। तो ये इसमें वर्ल्ड को, दुनिया को एक छोटे से रूम में, बेयर रूम जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उन्होंने उसको वहां तक लिमिट कर दिया है। हैम जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो अंधा है और पैरालाइज्ड है और उसका सर्वेंट है क्लोव। तो वो एक मोनोटोनस और मीनिंगलेस रूटीन में दोनों के दोनों फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो कोई भी रियल एक्शन नहीं होता, सिर्फ आप देखोगे एक जगह अटके पड़े हैं यहाँ पे और इनका इमोशनल एग्जॉशन दिखता है। तो ये एब्सर्ड थिएटर का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि लाइफ कितनी मीनिंगलेसनेस को दिखाया गया है लाइफ में। इन डॉक्टर फॉस्टर्स द फाइनल कैटास्ट्रोफे रिजल्ट्स प्राइमरीली फ्रॉम, किस चीज से आपका फाइनल कैटास्ट्रोफे आ जाता है डॉक्टर फॉस्टर्स में, हिज इनेबिलिटी टू रिपेंट सिंसियरली से। तो ये जो वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है आपका 1592 में, ये आपका पब्लिश किया गया था इस वर्क को यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स यहाँ पे। तो प्रोटैगनिस्ट जो है वो अपने सोल को किसको बेच देता है, मेफिस्टोफिल्स जो डेविल होता है उसको बेच देता है। कितने साल के लिए, 24 साल के लिए। तो जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो वो रिपेंट करना चाहता है लेकिन वो सिंसियरली रिपेंट नहीं कर पाता। तो गुड एंजल और इविल एंजल के बीच कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद उसका डैमनेशन फाइनल हो जाता है। और ये रेनेसां ट्रेजेडी का एक आपका कोर एलिमेंट है यहाँ पे, ओवर रीचिंग एम्बिशन और स्पिरिचुअल फेलियर को यहाँ पे बताया गया है। इन द स्पेनिश ट्रेजेडी हीरोनिमो इज ड्रिवन मेनली बाय, कैसे उसको ड्रिवन करता है हीरोनिमो को, तो हीरोनिमो वांट्स रिवेंज फॉर हिज सन्स मर्डर। थॉमस किड का वर्क है ये आपका यहाँ पे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, थॉमस किड का वर्क है। एंड कब लिखा गया था इसको, 1588 या 87 में लिखा था, एक बार डेट अपने आप चेक कर लेना। तो इसको जो है फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। सो ये भी आप इसको इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे। सो हैमलेट को इन्फ्लुएंस इस वर्क ने किया है। हीरोनिमो एक नाइट मार्शल का बेटा जो है होराइशियो, उसका मर्डर हो जाता है। तो हीरोनिमो जस्टिस नहीं मिलने पर अपने रिवेंज लेता है कि मैं तो भाई रिवेंज लूंगा ही लूंगा यहाँ पे। तो वो एक प्ले विद इन अ प्ले अरेंज करते हैं और अपने बेटे के किलर्स को मार देते हैं और खुद भी मर जाता है। तो प्ले में मैडनेस, ब्लड और रिवेंज है। तो हैमलेट का जो माइस्ट्राइप प्ले है ना वो इसी से इंस्पायर्ड है आपका यहाँ पे। द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन स्टैंजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबको आना चाहिए जो लिटरेचर पढ़ रहा है। कौन सा आपका राइमिंग स्कीम, फर्स्ट वाला ये आपका ABABBCBCC। तो ये इन्होंने जो है स्पेंसर ने अपना कहाँ पे इसको वो किया था, सबसे पहले इन्होंने अपना फेरी क्वीन में इसको सबसे पहले यूज किया था। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर स्पेंसर हिमसेल्फ। और ये एक 9 लाइन का स्टेंजा है। पहले 8 लाइन में आपके पेंटामीटर्स है और लास्ट लाइन थोड़ी लंबी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, 9th लाइन को हम उस 9th लाइन को बोलते हैं अलेक्जेंड्रीन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन जॉर्ज हर्बर्ट्स द पुली, गॉड withholds rest from human beings so that they may, क्यों withhold करते हैं वो ह्यूमन बींग से सब कुछ देने के लिए, एक चीज अपने पास रख लेते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो ह्यूमन बींग उनके पास में वापस आ सके फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो ये एक मेटाफिजिकल पोयम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज अ मेटाफिजिकल पोयम और किस कलेक्शन से ली गई है, द पुली हैज बीन टेकन फ्रॉम द टेम्पल कलेक्शन विच वॉज पब्लिश्ड व्हेन, इन द ईयर 1633 में पब्लिश किया गया था। तो इस पोयम में गॉड इंसान को सारे गिफ्ट देते हैं, स्ट्रेंथ भी देते हैं, ब्यूटी भी देते हैं, विजडम भी देते हैं, ऑनर भी दे देते हैं, लेकिन बस पीस नहीं देते और जान पूछ के उसको नहीं देते। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर इंसान को परफेक्ट आराम सब कुछ ही मिल जाएगा तो वो तो मेरे को भूल जाएगा ना भगवान को। तो इसीलिए उन्होंने एक रेस्टलेसनेस के थ्रू इंसान को फाइनली गॉड की तरफ, कि भाई जब उसको आराम नहीं मिलेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा, तब वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मेरे पास वापस आएगा, ठीक है। इन एंड्रयू मार्वल्स द गार्डन द मूड इज प्रीडोमिनेंटली, मूड आपका प्रीडोमिनेंटली कौन सा है यहाँ पे, सो ये जो मूड है ये कंटेम्पलेटेड और विड्रॉन है। तो यहाँ पे स्पीकर जो दुनियादारी की मोह माया है, वर्ल्डली एम्बिशंस है और लव हो गया, सोसाइटी हो गया, इनसे दूर होकर एक गार्डन में पीसफुल सॉलिट्यूड अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोयम तो कैसी हो जाएगी, थॉटफुल मोड में हो गई, कंटेम्पलेटिव मोड में चली गई है, जहां स्पीकर
अपने सोसाइटी वगैरह मतलब सारी मोह माया से विड्रॉ हो जाता है और अपने जो है अपने स्पिरिचुअलिटी कह लो या फिर सोल की जो कामनेस है, जो शांति मिल रही है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पे आपका। हेनरी वॉगन्स द वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय द इमेज ऑफ, किसके साथ में इसको मार्क किया गया है, किस इमेज के साथ में, तो इट इज मार्क्ड बाय एन इमेज ऑफ एन एंडलेस रिंग ऑफ लाइट को लेके। तो हेनरी वॉगन का ये जो पोयम है, ये हेनरी वॉगन आपके एक चीज ध्यान रखना, ये आपके मेटाफिजिकल पोएट होने के अलावा भी ये आपके एक कैवेलियर पोएट भी है यहाँ पे आपका। तो इनको लेके ये समझ लेना, ये जो पोयम है द वर्ल्ड, ये आपके कहाँ से ली गई है, साइलेक्स सेंटिलेंस, आपने कलेक्शन का सुना होगा, यहाँ पे इस कलेक्शन से ली गई है। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि दैट दिस पोयम द वर्ल्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस कलेक्शन विच वाज पब्लिश्ड व्हेन इन द ईयर 1650 में। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल इमेज, एक ये जो है ना ये एंडलेस रिंग ऑफ लाइट, ये सेंट्रल इमेज बताया है। ये रिंग इटर्निटी, डिवाइन लाइट और स्पिरिचुअल प्योरिटी का सिंबल है यहाँ पे। पोयम में जो दुनिया के टेम्पटेशंस हैं, पैसा हो गया, प्लेजर हो गया, एम्बिशन हो गया, उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाया है यहाँ पे डिवाइन रिंग ऑफ लाइट के साथ में। ठीक है, इन पैराडाइज रीगेन्ड मिल्टन फोकसेस मेनली ऑन, किसके ऊपर फोकस किया गया है पैराडाइज रीगेन्ड के अंदर आपका यहाँ पे, तो ये क्राइस्ट के टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस को ऊपर फोकस किया गया है। कब पब्लिश हुई थी पैराडाइज रीगेन्ड, इन द ईयर 1671 में। सीक्वल है ये आपका पैराडाइज लॉस्ट का यहाँ पे आपका, इसमें फोकस बिल्कुल अलग है, या एडम ईव के फॉल नहीं बल्कि क्राइस्ट यानी जो सेकंड एडम है उसके टेम्पटेशन इन विल्डरनेस के ऊपर फोकस किया गया है। गॉट इट। द फॉल ऑफ एडम ये फर्स्ट पार्ट में था, सैमसन्स रिवेंज ये सैमसन अगेनिस्टिस में है, द वॉर इन हेवन ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 में आ जाएगा आपका। थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मेडिटेट्स प्राइमरीली ऑन मोर्टैलिटी एंड अनरिकग्नाइज्ड रूरल लाइफ्स के ऊपर ये है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एग्जाम में जरूर आएगा। 1751 में इस वर्क को पब्लिश किया गया था। ये एक मेडिटेटिव एलिजी है। पोयम एक विलेज कंट्री चर्चयार्ड की सेटिंग में यहाँ पे, जहाँ पे स्पीकर थोड़ा बैठ के सोचता है कि कितने अनजान जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पे दफन हो रखे हैं, और ये जो मोर्टैलिटी है, मतलब कि जो डेथ है उनकी, ये उन लोगों के अनरिकग्नाइज्ड टैलेंट्स और सिंपल लाइफ्स पर मेडिटेट कर रही है, जो कभी फेम उनके पास पहुंच ही नहीं सका यहाँ पे आपका। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। रॉबर्ट बर्न्स टू अ माउस इज फेमस फॉर इट्स रिकग्निशन दैट, क्यों है फेमस आपका ये, तो ये फेमस है टू इट्स रिकग्निशन ऑफ द बेस्ट लेड प्लान्स दैट ऑफ्टन गो रॉन्ग। ये आपका रॉबर्ट बर्न्स का वर्क है यहाँ पे, और टू अ माउस वाज पब्लिश्ड व्हेन इन 1785 में इसको पब्लिश किया गया था। तो इसमें जो स्पीकर है वो एक छोटी माउस के घर को एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चूहे के घर को। सो पोयम में वो माउस से सॉरी कहता है और ये बोलता है कि बेस्ट लेड स्कीम्स है ना, ये मतलब कुछ कुछ बोलता रहता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है इंग्लिश में बेस्ट प्लान्स ऑफ माइस एंड मैन ऑफ्टन गो रॉन्ग। ये लाइन बहुत फेमस हो गई क्योंकि पोयम सिंपैथी, इक्वालिटी और वल्नरेबिलिटी को दिखा रही है कि एक चूहे से भी वो माफी मांग रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन ब्राउनिंग्स ऑनरे डेल सार्डो द स्पीकर इज चीफली प्रेजेंटेड एज, कैसे प्रेजेंट किया गया है, अ टेक्निकली परफेक्ट बट स्पिरिचुअली लिमिटेड आर्टिस्ट की तरह यहाँ पे बताया गया है। अगेन ये एक आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है यहाँ पे, और रेनेसा पेंटर ऑनरे डेल सार्डो है यहाँ पे आपका इसमें जो स्पीकर है, और ये 1855 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी और मॉरली वीक है ये जो पेंटर है, उसकी वाइफ है, उसका नाम है लुक्रीशिया। तो वो उसके इन्फ्लुएंस में अपने टैलेंट वेस्ट करता है और ग्रेटनेस नहीं उसको मिल पाती है। ठीक है, हॉपकिंस पाइड ब्यूटी सेलिब्रेट्स, क्या सेलिब्रेट कर रहा है हॉपकिन का पाइड ब्यूटी यहाँ पे आपका, व्हाट इज इट सेलिब्रेटिंग, सो इट्स सेलिब्रेटिंग वेरिएशन एंड डेपल्ड फॉर्म्स इन नेचर को लेके यहाँ पे। सो पाइड ब्यूटी आपका 1877 में इसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे आपका जीएम हॉपकिन, जिसका पूरा नाम है जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। और ये इस पोयम में वो गॉड की क्रिएशन के वेरीगेटेड मतलब रंग बिरंगी है ना, रंग बिरंगी फॉर्म्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, इन डब्ल्यू एच ऑर्डेंस म्यूजी डे ब्यू आर्ट्स, म्यूजिक डे ब्यू आर्ट्स सफरिंग इज शोन एज, कैसे दिखाया गया है यहाँ पे सफरिंग आपका, यहाँ पे आपका, तो इन्होंने सफरिंग को दिखाया है एज इग्नोर्ड अमिड ऑर्डिनरी लाइफ की तरह। तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का वर्क है यहाँ पे, और इस वर्क को 1938 में पब्लिश किया गया था। तो इसमें स्पीकर ब्रोगल की पेंटिंग, स्पेशली उनके जो लैंडस्केप थे और फॉल ऑफ इकरस है, उसको देखकर ये सोचते हैं। तो पोयम ये दिखा रहा है कि सफरिंग क्या है, ये इंसान की लाइफ में होती है,
लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं और अपनी ऑर्डिनरी डेली एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, इनमें बिजी रहते हैं। तो इकारस के गिरने पर भी दुनिया नॉर्मल तरीके से चलती रहती है आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी द टीचर इज प्राइमरीली अ, ये कंस्ट्रक्टिविज्म में आपका टीचर प्राइमरीली क्या होता है, तो वो प्राइमरीली आपका यहाँ पे फैसिलिटेटर होता है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस का यहाँ पे। तो ये है, ये इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन प्यागेट ने दिया था आपका, और साथ में आपका ये व्यगुट्स्की है, उनका भी आपके आइडियाज के ऊपर बेस्ड होना है यहाँ पे आपका। तो इसमें क्या होता है, टीचर का मेन रोल फैसिलिटेटर है। टीचर स्टूडेंट्स को बोलती है कि भाई तुम अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करो यहाँ पे। तो ये आपके एक्सपीरियंसेस हो गए, डिस्कशन हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मतलब कोलैबोरेशंस के थ्रू खुद सीखो और करो। तो टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि एक रिच लर्निंग एनवायरनमेंट बनाती है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। साइलेंट एग्जामिनर, ये पैसिव और ट्रेडिशनल टेस्टिंग स्टाइल है आपका यहाँ पे। कंट्रोलर ऑफ रोड रिपीटेशन, ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच में आ जाता है, वो डिलन प्रैक्टिस में आ जाता है आपका यहाँ पे। डिटेक्टर ऑफ फिक्स्ड नॉलेज, ये आपका ओल्ड टीचर सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अ वीकली क्विज फॉलोड बाय फीडबैक एंड रीटीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है ये यहाँ पे, ये एग्जांपल है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या है, पर्पस क्या होता है इसका आपका, कि स्टूडेंट की वीकनेस को आइडेंटिफाई करे और तुरंत उसको सुधारे, ठीक है। डायग्नोस्टिक पनिशमेंट किस में आ जाएगा, ये असेसमेंट पनिशमेंट के लिए नहीं होती है यहाँ पे, ये तो बस ऐसे इसको बताया गया है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट ये टर्म एंड या फाइनल एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपका, जिसके थ्रू आप असेसमेंट करते हो कि भाई कितना सीखा है बच्चा, कितना नहीं सीखा है। नॉर्म रिपोर्ट एक्सक्लूजन, ये रैंकिंग और कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड ऑन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ में क्लोजली एसोसिएटेड आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस के ऊपर एसोसिएटेड है यहाँ पे आपका, ठीक है। इसमें असेसमेंट को लर्निंग के इंटीग्रेटेड पार्ट बताया जाता है। अब इसमें क्या आ जाएगा, फीडबैक आ जाएगा, पीयर असेसमेंट आ जाएगा, है ना। इन सब के थ्रू स्टूडेंट अपनी लर्निंग खुद इंप्रूव करते हैं यहाँ पे, है ना। और टीचर कैसे हेल्प करती है, एज फैसिलिटेटर करती है। तबाज प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल एंड आर्टिकुलेशन रेफर्स टू, क्या किसको रेफर किया गया है यहाँ पे तबाज प्रिंसिपल में यहाँ पे, तो इट इज लिंक्ड टू करिकुलम लॉजिकली अक्रॉस लेवल्स को लेके। तो ये जो है यहाँ पे, हम ताबा थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम हिल्डास ताबा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट का फेमस थ्योरिस्ट थी, और इन्होंने क्या बताया था, एक वर्टिकल आर्टिकुलेशन प्रिंसिपल दिया था कि भाई करिकुलम को तुम डिफरेंट लेवल पे बनाओ ना, यहाँ पे क्लास 6 से 12 के बीच लॉजिकली कनेक्ट करना चाहिए, है ना। जैसे क्लास 6 में आप बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दो, 7, 8, 9 में उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओ, है ना, और फिर बाद में डीप बनाओ, ताकि लर्निंग कंटिन्यूअस और स्पाइरल शेप में जाए आपके। ऐसा नहीं कि शुरुआत में तुम सब कुछ घुसेड़ तो बेचारे बच्चे को समझ ही ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आउट, हिडन करिकुलम रेफर्स टू, किसके लिए रेफर किया जाता है आपका हिडन करिकुलम यहाँ पे आपका, सो ये रेफर किया जाता है अनप्लान्ड वैल्यूज और एटीट्यूड्स लर्न इन स्कूल को लेके। तो ये चीजें जो स्कूल के ऑफिशियल सिलेबस में नहीं लिखी होती, लेकिन स्टूडेंट स्कूल के एनवायरनमेंट और जो रूल्स होते हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं, उनसे अनकॉन्शियसली सीखता है। जैसे पंक्चुअलिटी हो गया, ओबीडियंस हो गया, है ना, कंपटीशन हो गया, जेंडर रोल्स हो गए, टीम वर्क हो गया, सोशल वैल्यूज हो गई। तो ये प्लान नहीं होते, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मीन्स दैट लैंग्वेज इज, क्या मतलब है इसका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज सेंट्रल है आपकी लर्निंग इन एवरी सब्जेक्ट को लेके। तो ये आपका इसको बोला जाता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका मतलब है कि लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, हर सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, इन सब में लैंग्वेज लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये अप्रोच कंटेंट और लैंग्वेज दोनों को साथ में डेवलप करती है आपकी। अ क्लासरूम एक्टिविटीज सच एज फील्ड विजिट प्लस ऑब्जर्वेशन जर्नल प्लस डिस्कशन बेस्ट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है ये सब यहाँ पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये सब क्या चीज है, ये सारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल को बता रहे हैं। और इसको कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था आपका डेविड कोल्ब ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे। बेस्ट एग्जाम्पल है, पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन होगा, और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होगा। तो स्टूडेंट खुद एक्सपीरियंस से सीखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेल्फ रेगुलेशन इन लर्नर्स मेनली रेफर्स टू, किसको रेफर किया जाता है, मेनली इंपल्स कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ वंस लर्निंग को लेके किया जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इसमें गुस्सा या डिस्ट्रैक्शन को रोको,
गोल सेटिंग की जाती है, मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे आपका। तो ये एक मेटाकोग्निशन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन? क्या है इन सब में आपका बेस्ट एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन का? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका मॉडिफाइंग टास्क अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड्स को लेके। अब ये जो टर्म है डिफरेंशिएशन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि भाई टीचिंग और असेसमेंट को डिफरेंट लर्नर्स की नीड्स, उनकी जरूरतों के हिसाब से उसको बनाना, डेवलप करना, मॉडिफाई करना। जैसे एक ही टॉपिक पर कुछ स्टूडेंट को बड़ा ही सिंपल टास्क मिल जाता है, कुछ को चैलेंजिंग टास्क मिलता है, कुछ को विजुअल एड्स मिलती है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, या फिर मतलब कुछ भी डिफरेंट मोड्स उनको देना। तो ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। जेम्स एशर इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ में एसोसिएटेड है आपका जेम्स एशर? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीआर जिसे बोला जाता है। ये मेथड कब आपका डेवलप हुआ था? 60-70s में ये डेवलप हुआ था आपका मेथड। इस मेथड में टीचर कमांड देता है और स्टूडेंट फिजिकल एक्शन अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। मैंने बताया था ना कि स्टैंड अप या टच योर नोज, वो इसी कैटेगरी में आ जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। सजेस्टोपीडिया, सजेस्टोपीडिया क्या चीज है आपका? ये आपका लॉजनॉफ का मेथड है। तो इसमें म्यूजिक और रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब इसके थ्रू को पढ़ाया जाता है आपका। साइलेंट वे, ये आपका कैलेब गेटंगो का है, जहाँ पे रॉड्स और चार्ट्स दिए जाते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये ओल्ड मेथड है आपका यहाँ पे, जहाँ पे ट्रांसलेशन और ग्रामर रूल्स सिखाए जाते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, विच इज अ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल? कौन सा है नॉन प्रोजेक्टेड? नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाएगा आपका फ्लैश कार्ड्स। ये सब तो प्रोजेक्शंस में यूज होते हैं ना, तो फ्लैश कार्ड्स हो गए। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी या प्रोजेक्टर की स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। इन इंक्लूसिव एजुकेशन जीरो रिजेक्शन पॉलिसी मीन्स, क्या मतलब है आपका जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पे आपका? इसका मतलब होता है दैट नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एजुकेशन ड्यू टू डिसेबिलिटी और डिफरेंस, ठीक है। ये इसका कोर प्रिंसिपल है। मतलब कोई भी बच्चा अगर वो डिसेबल्ड है या उसकी स्पेशल नीड्स है या उसकी कास्ट डिफरेंशिएशन या जो भी है व्हाटएवर, ये इस डिफरेंस की वजह से स्कूल से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। हर चाइल्ड को इक्वल राइट है एजुकेशन का। आरटीई एक्ट और इंक्लूसिव एजुकेशन की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है ये चीज, ठीक है। द इंडेक्स फॉर इंक्लूजन प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइजेज ऑन, किसके ऊपर एम्फोसाइज दिया गया है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग? तो ये है बिल्डिंग कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन के ऊपर यहाँ पे आपका। टोनी बूथ और इन्होंने एक ये अपना आइडिया डेवलप किया था। तो एक प्रैक्टिकल टूल है स्कूल्स के लिए, स्ट्रांगली मतलब आप बोल सकते हो कि आप इनको ऐसा एम्फोसाइज देते हैं, ऐसा पार्टिसिपेशन वाला इनको एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें फोकस हर बच्चे को स्कूल में ये फील करवाना होता है कि भाई तुम वैल्यूड हो, तुम इंपॉर्टेंट हो, हम तुम पे ध्यान दे रहे हैं टाइप्स का, है ना। अ करिकुलम दैट रिपीटेटिवली शोज men as leader and women as helpers reflect, इस तरह का करिकुलम क्या रिफ्लेक्ट करता है आपका यहाँ पे? ये जेंडर बायस होता है करिकुलम आपका। तो जब करिकुलम में हमेशा आदमियों को लीडर दिखा रहे हो आप बुक्स में, आप डॉक्टर्स को सिर्फ मेन दिखा रहे हो और वुमेन को हेल्पर्स या होम मेकर्स की तरह दिखा रहे हो, तो ये जेंडर बायस करिकुलम है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे आजकल की बुक्स में ये सब कुछ वुमेन को भी डॉक्टर की तरह दिखा रहे हैं, हर किसी को भी डॉक्टर दिखा रहे हैं। तो ये जेंडर न्यूट्रल प्लानिंग की तरह किया जा रहा है, ठीक है। ड्रामेटाइजेशन इन द इंग्लिश क्लासरूम मेनली हेल्प्स इन, कहाँ पे हेल्प किया जाता है आपके ड्रामेटाइजेशन को यहाँ पे? तो ये एक एस्थेटिक लर्निंग और एक्टिव एंगेजमेंट में हेल्प करता है। रोल प्ले हो गए, स्किट हो गए आपके, तो इनमें स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इसके थ्रू आपकी स्किल्स होगी, प्रोनाउंसिएशन होगी, तो उसमें ये हेल्प होता है, डेवलप होता है। एस्थेटिक तरीके मतलब कलात्मक तरीके से, ठीक है। अ स्कूल सब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम एन एकेडमिक डिसिप्लिन बिकॉज अ स्कूल सब्जेक्ट इज, क्यों डिफर है आपका यहाँ पे? क्योंकि ये पेडागोजिकली ट्रांसफॉर्म फॉर लर्नर्स है यहाँ पे आपका। एकेडमिक डिसिप्लिन वो डीप नॉलेज होती है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं, है ना, जैसे प्योर फिजिक्स हो गया या प्योर हिस्ट्री। लेकिन स्कूल सब्जेक्ट जैसे क्लास 8 का साइंस ले लो या सोशल स्टडीज ले लो, वो उसी नॉलेज को पेडागोजिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब बच्चों की एज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। एन ऐसे टीचिंग द पॉइंट बाय पॉइंट मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर, किस लिए यूजफुल होता है आपका ऐसे टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका? सो इट इज यूजफुल फॉर कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। ऐसे लिखने के दो मेन मेथड्स होते हैं, एक तो होता है आपका ब्लॉक मेथड, है ना, और दूसरा होता है आपका पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। तो पॉइंट बाय पॉइंट मेथड तब यूजफुल होता है जब ऐसे में कंपैरिजन करना होता है यहाँ पे, जैसे कंपेयर इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन या सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। तो इसमें हर पॉइंट का दोनों तरफ को आप साथ में देते हो यहाँ पे, ठीक है।
कोहेरेंस इन राइटिंग रेफर्स टू, क्या आपका रेफर करता है कोहेरेंस, यहाँ पे आपका किस तरीके से रेफर किया जाता है? तो ये एक लॉजिकल कनेक्शन होता है आपके मेन आइडियाज को लेके, जिसमें आपके आइडियाज एक दूसरे के साथ में लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। इन रेटोरिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथोस अपील्स मेनली थ्रू द राइटर्स, कैसे अपील होता है आपका एथोस यहाँ पे आपका? सो एथोस आपका एक क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर के थ्रू अपीयर करता है। एरिस्टोटल ने रेटोरिक में तीनों अपील्स में से एथोस को बताया है कि ये राइटर और स्पीकर की क्रेडिबिलिटी और उसके ट्रस्ट वर्दिनेस के थ्रू अपील होती है। फिर उन्होंने पैथोस को किसका बताया, यहाँ पे एथोस के साथ में इन्होंने रेटोरिक में पैथोस की भी बात की है। सो पैथोस में क्या होता है? पैथोस में हम इमोशंस के थ्रू बात करते हैं आपका यहाँ पे, और लोगोस में क्या बात करते हैं हम यहाँ पे? लोगोस में हम यहाँ पे लॉजिक और रीजन के साथ में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये एथोस, पैथोस, लोगोस, ये आपको याद करना है। एथोस तब स्ट्रांग होता है जब रीडर को लगता है कि राइटर नॉलेजेबल है, ऑनेस्ट है ना? जैसे डॉक्टर की एडवाइस ज्यादा बिलीव की जाती है क्योंकि उसका एथोस स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। द स्नोफ्लेक मेथड इज प्राइमरीली अ स्ट्रेटेजी फॉर, किस चीज के लिए एज स्ट्रेटेजी यूज किया गया आपका स्नोफ्लेक मेथड? तो इट इज एन आउटलाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग राइटिंग सिस्टमेटिकली, ठीक है। स्नोफ्लेक मेथड पॉपुलर राइटिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके इंगरमैनसन ने डेवलप की थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्नोफ्लेक की तरह डेवलप किया जाता है। पहले एक सेंट्रल आइडिया आता है, एक लाइन की समरी आती है, फिर उसको धीरे धीरे आप एक्सपैंड करते हो, कैरेक्टर्स में चले जाते हो, प्लॉट में चले जाते हो, सीन्स तक चले जाते हो यहाँ पे, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से आप करेक्ट सेंटेंस चूज किए, कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस होगा यहाँ पे आपका? पढ़ो और बताओ यहाँ पे। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आपका यहाँ पे ये सी, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों आएगा सी करेक्ट आंसर? क्योंकि बोलो नीदर ऑफ द टू हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब का भी यूज सिंगुलर ही होगा यहाँ पे आपका। नीदर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन हिज या हर ही आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, नीदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर लगा दिया, एलिमिनेट कर दो। फिर ये बोल रहा है नीदर ऑफ द बॉयज हैव लगा दिया, एलिमिनेट कर दो। डी को देखो, नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर, हैव और ये दोनों लगा दिया यहाँ पे, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन डैश द स्टॉर्म बिगैन, इन्वर्शन वाला सेंटेंस आ गया है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें? हार्डली, इनके साथ में हमेशा व्हेन आता है, बार बार मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे हार्डली हो गया या फिर आप स्कैर्सली लगा देते हो, तो इनके साथ में हमेशा आपका व्हेन लगता है। नो सूनर के साथ में देन लग जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका व्हेन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु इंस्पायर एवरी स्टूडेंट, या आप रीड करो ABCD में से और मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका यहाँ पे सी, ही इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु इंस्पायर एवरी स्टूडेंट। क्यों इज वन ऑफ दोज पे आपको फोकस करना है? इज वन ऑफ दोज के साथ में आपने प्लूरल नाउन लगा दिया है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन है ना, और ये जो हु लगा है यहाँ पे, ये किसको बता रहा है? हु प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी टीचर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा आपका? प्लूरल ही लगेगा आपका यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इंस्पायर्स जो यहाँ पे लगाया गया है वो यहाँ पे बाकी सब में गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब आप देखो ऑप्शन ए पे आ जाओ, ये बोल रहा है ही इज वन ऑफ दोज टीचर, टीचर लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, गलत है, एलिमिनेट कर दो। अब ये बोल रहा है ही इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु इंस्पायर्स, यहाँ पे इसने प्लूरल वो लगा दिया है, इसको हटा दो आप। डी को देखो, इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु इंस्पायर्स, अब टीचर्स भी लगा दिया और इंस्पायर्स भी लगा दिया, मिसमैच कर रहा है यहाँ पे, हटा दो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर सी ऑप्शन, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इसको रीड करो आपका यहाँ पे, कौन सा सेंटेंस आपका करेक्टली पंचुएटेड है? देखो करेक्टली पंचुएटेड आपका यहाँ पे ये है बी। क्यों बी है? देखो डायरेक्ट स्पीच, इससे पहले कॉमा लगता है, कोटेशन मार्क के अंदर सेंटेंस का फुल स्टॉप होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब आप ऑप्शन ए में देखो क्या गड़बड़ है यहाँ पे आपका, देखने में तो सही लग रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? कॉमा नहीं लगाया भाई ने यहाँ पे, हटा दो, एलिमिनेट कर दो। ये एकदम सही जा रहा है, सब कुछ लगाया है, इसने क्या गड़बड़ की है? वही कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे आपका, हटा दो। इसमें क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? द प्रिंसिपल सेड वी मस्ट एक्ट नाउ, ये भी सही है यहाँ पे, बी और डी भी यहाँ पे सही जा रहा है यहाँ पे, दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। डी वाला भी आपका सही है यहाँ पे, लेकिन एक चीज गलती हो रही है यहाँ पे आपका, क्या गलती हो रही है? नहीं डी सही नहीं है यहाँ पे, देखो क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, बताना मुझे, बहुत छोटी सी गड़बड़ है। देखो मैं भी जल्दबाजी के चक्कर में उसको स्किप कर दी यहाँ पे, लेकिन दोबारा देखने पे याद आ गया। क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? गड़बड़ ये है, ये जो फुल स्टॉप है ना, ये आपके
ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना है यहाँ पे आपका, जो इस तरीके से आना है यहाँ पे आपका, और वो बाहर चला गया, तो इसलिए ये भी गड़बड़ है आपका, तो करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पैसिव वॉइस। पीपल बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट का पैसिव वॉइस में कन्वर्शन क्या होगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी, शी इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। अब एक्टिव वॉइस है यहाँ पे, पीपल बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट। पैसिव में ये आ जाएगा इट इज बिलीव्ड दैट, है ना, या फिर शी इज बिलीव्ड टू बी, तो ये दोनों सही है। सबसे नेचुरल और कॉमनली एक्सेप्टेड फॉर्म यही होता है यहाँ पे आपका। ए में क्या गड़बड़ हो रही है? ए में गड़बड़ हो रही है कि इन्होंने टेंस को चेंज कर दिया यहाँ पे, हमें टेंस थोड़ी ना चेंज करना था, इसको एलिमिनेट कर दो। बी देखो, शी इज बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडंडेंट आ गया आपके यहाँ पे, डबल शी इज 2 बार लगा दिया यहाँ पे, तो अननेसेसरी है यहाँ पे, इसको हटा दो यहाँ पे। डी देखो, इट इज बिलीव्ड हर टू बी ऑनेस्ट, ये क्या हो गया? ग्रामेटिकली गलत है यहाँ पे, इट इज बिलीव्ड हर, ये क्या मतलब है? हटा दो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आ जाओ, एन एलोफोन। एलोफोन क्या होता है आपका यहाँ पे? एलोफोन एक आपका प्रेडिक्टेबल वेरिएंट है फोनीम का। ठीक है, तो ये क्या है? मतलब एक ही साउंड के अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करना, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता। जैसे ये जो पा साउंड है ना, अब ये पा साउंड मैं बोलूं पिन, पिन में पी आ रहा है, एस्पिरेटेड, स्पिन, अनएस्पिरेटेड, तो ये साउंड जो है ये दोनों एलोफोन्स है यहाँ पे, तो ये दोनों एक ही फोनीम के आपके वेरिएंट्स है यहाँ पे आपका। ठीक है, नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्थोंग इन इंग्लिश। इनमें से आपका डिप्थोंग कौन सा है? इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। अब डिप्थोंग क्या है? ये होता क्या है डिप्थोंग? डिप्थोंग एक ऐसा वोवल साउंड है जिसमें एक ही सिलेबल के अंदर 2 वोवल साउंड्स स्लाइड करते हैं। मतलब कि जब हम इसे बोलते हैं तो हमारी टंग है ना और माउथ पोजीशन वो एक वोवल से दूसरे वोवल की तरफ स्मूथली जाता है ना। बेस्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे प्राइज माई, अब देखो प्राइज माई, बाई, हाई, फ्लाई, स्काई, ठीक है, लाइट, टाइम, तो ये वाला और ये वाला में मेरा इजीली इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक और चीज देखो, यहाँ पे आपका एक आ का साउंड आ जाता है, जैसे फादर में आ का साउंड आ गया आ, है ना, फिर स्मूथली मैंने उसको आई जैसा कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या है? सिट की तरह मैंने कर दिया, तो ये ए आई में यहाँ वाला ये वाला साउंड में इसमें बात चल जाती है आपका यहाँ पे। तो कौन सा है डिप्थोंग आपका यहाँ पे? करेक्ट डिप्थोंग होगा आपका यहाँ पे आई। ये फादर में इसका जो आ वाला साउंड है आपका आ, और ये जो ये इन दोनों के बीच में कैसा साउंड जा रहा है मेरा? आई आई। ठीक है, तो ये डिप्थोंग्स होते हैं आपके यहाँ पे, जहाँ पे 2 वोवल्स को आप इजीली बोल रहे हो, आई आई, इस तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसमें देखो ए क्या चीज है, ए को देख लो आपका। ए क्या है? आपका प्योर वोवल है। क्या बोलते हैं इस साउंड को? इस साउंड को हम ऊ बोलते हैं, ऊ। जैसे आपका बुक हो गया, या आपने बोला पुट हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे? ये आई के पीछे ये जिन्होंने यहाँ पे ये आपका कोलन लगा दिया, ये इसको क्या कहेंगे हम? ये भी आपका एक वोवल ही है, लेकिन ये लंबा वोवल है, इसको हम मोनोप्थोंग बोलते हैं। जैसे सी, ट्री, ठीक है, फ्री, ई, ये उसके साथ में आ गया आपका, और ए, ये साउंड ए में आ गया, ये शॉर्ट वोवल है जिसको भी मोनोप्थोंग बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट है यहाँ पे। जैसे ए, बेड, मैन, कैन, ठीक है, हेड, सेड, ए, वो वाला साउंड आ गया आपका यहाँ पे। इन फोनोलॉजी असिमिलेशन मीन्स, क्या मतलब है असिमिलेशन का फोनोलॉजी में आपका यहाँ पे? इसका मतलब है साउंड बिकमिंग सिमिलर टू अ नेबरिंग साउंड। ठीक है, तो असिमिलेशन में एक साउंड अपने पास वाले साउंड के इन्फ्लुएंस से बदल जाती है। जैसे बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, ड मॉर्निंग, ड मा, तो ड और मा का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या नाक से चेंज हो जाता है, गुड मॉर्निंग, है ना, तो ऐसा सुनाई देता है ये आपका। Could you pass the salt is in pragmatics best understood as, ये pragmatics में किस तरीके से इसको समझाया जाता है यहाँ पे? तो ये एक इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट की तरह बोला जाता है यहाँ पे। तो pragmatics में ये सेंटेंस लिटरल क्वेश्चन नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे कि यार क्या आप तुम प्लीज नमक पास कर दोगे? सवाल नहीं पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे आपसे ये। ठीक है, अ कॉन्कॉर्डेंस लाइन इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स हेल्प्स अ रिसर्चर स्टडी। ये कॉन्कॉर्डेंस लाइन क्या होती है ये आपका यहाँ पे? सो ये जो लाइन है ये आपके रिसर्चर को वर्ड्स इन द रिकरिंग कॉन्टेक्स्ट में समझने में हेल्प करती है, और ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें एक वर्ड को सारे टेक्स्ट में उसके आसपास के वर्ड्स के साथ दिखाया जाता है, तो रिसर्चर इसे देख सकता है कि कोई वर्ड इस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस मीनिंग में, किस कॉलोकेशन के साथ में कॉमनली यूज हो रहा है। जैसे बैंक वर्ड है वो रिवर के पास या मनी के पास किस तरीके से यूज होता है। ठीक है,
तो ऐसे इसको यहाँ पे फिगर आउट करते हैं अपने वर्ड्स वगैरह को स्टडी करके। नेक्स्ट आओ, इन रेमंड विलियम्स कल्चरल थ्योरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग रेफर्स टू, किसको रेफर किया गया है यहाँ पे आपका? सो इट रेफर्स टू लिव्ड अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस नॉट येट फुली फॉर्मलाइज्ड। तो रेमंड विलियम्स ने अपनी बुक मार्क्सिज्म और लिटरेचर में ये स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ये वो लिव्ड इमोशंस और एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके जो लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अभी तक वो फुली फॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। विम्सार्ट एंड बर्ड्सले आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट्स के साथ में विम्सार्ट और बर्ड्सले आपके एसोसिएटेड है? कल ही मैंने बताया था। तो ये इंटेंशनल पॉलिसी के साथ में है, और ये दोनों के दोनों कौन थे? न्यू क्रिटिक्स थे। इन्होंने 1946 में एक एक्सेल लिखा था, द इंटेंशनल पॉलिसी, है ना। तो ये उसके साथ में आप एसोसिएट करेंगे। हाइब्रिडिटी होमी के बाबा के साथ में, रीडरली ब्लिस रोलांड बार्स के साथ में, ठीक है। बेस एंड रिस्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर आपका जो है ये कार्ल मार्क्स का मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म द बेस रिफर्स प्राइमरीली, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है आपका और मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे आपका फ्यूडलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, और उनके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को रेफर करता है यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इन मार्क्सिस्ट, ये सेम ही चीज है। द टर्म मेटाफिक्शन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेटाफिक्शन को लेके यहाँ पे। तो कैसे इसको बेस्ट अंडरस्टूड बताया गया यहाँ पे? सो इट इज सेल्फ कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स ओन नैरेटिव प्रोसेस। मेटाफिक्शन वो फिक्शन है जो अपने आप को फिक्शन की तरह एक्नॉलेज करती है। तो ये रीडर को याद दिलाती है कि ये एक स्टोरी है, और अपने नैरेटिव टेक्निक्स और स्टोरी टेलिंग प्रोसेस पर ये कॉन्शियसली कमेंट करती रहती है। क्या एग्जाम्पल है मेटाफिक्शन का? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आता रहता है, जॉन पॉल्स का द ल्यूडेनेंस, द फ्रेंच ल्यूडेनेंस वुमेन का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, उनको आप देख लेना यहाँ पे। या फिर आप इटालो कैल्विनो का इपोन अ विंटर्स नाइट ट्रेवलर भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये सारी चीजों को एक बार आप देख लेना और ये लिख लेना है जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, ठीक है। सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, और ये आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो ये विद्वान.in वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर से स्कैनर है, ऐप का नाम है विद्वान, और ये iOS के लिए है। टेलीग्राम पे आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है, ये ऑनगोइंग कोर्सेज है दैट यू कैन एक्सप्लोर, और यहाँ स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको आपके इसका कंटेंट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये था आपका आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।